उसका मन था कि वो एक सड़क बनाए। सड़क बनाने के लिए फंड उसके पास नहीं था, सरकार के पास पैसा नहीं था। उसने बहुत कोशिश की, अंत में क्या किया, उसने जनता से, एनजीओ से, वहां के ट्रस्ट से, वहां के समाज से निवेदन किया कि अगर ये एक सड़क बन जाएगी करीब 100 किलोमीटर की, तो इससे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बेहद आसान हो जाएगी। क्योंकि वो बहुत ईमानदार अधिकारी था, क्योंकि लोगों पर उस पर अगाध विश्वास था, लोगों ने आगे बढ़कर उसकी मदद की और 100 किलोमीटर की सड़क बिना सरकार की सहायता के एक आईएएस अधिकारी ने बनवा दी। तो हम क्यों माने कि स्टार्टअप केवल बिजनेस की दुनिया में ही होता है? आप कोई नया उद्यम, नया प्रयास सिविल सेवक होके भी कर सकते हैं, कलेक्टर होके भी कर सकते हैं। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर समित शर्मा, राजस्थान काडर के आईएएस ऑफिसर हैं। वो डॉक्टर थे, उनको लगता था कि देश का आम आदमी बहुत महंगी दवाइयां नहीं संभाल सकता, नहीं खरीद सकता, और बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं कि महंगी दवाइयां नहीं खरीद सकते। देश के हर व्यक्ति को सस्ती दवाई क्यों ना मिले? और जब उन्होंने इस मुहिम को अपने हाथ में लिया तो जेनरिक मेडिसिन के नाम से एक पूरी मुहिम चलाई, जिस मुहिम को बाद में सत्यमेव जयते आमिर खान के प्रोग्राम में दिखाया गया। और वो काफी सफल रहे कि जो दवाई 1 रुपए की मिल सकती है, वो दवाई किसी ब्रांड का नाम आने से क्यों 15 रुपए की या 100 रुपए की मिले। और उन्होंने आईएएस की नौकरी में होते हुए एक स्टार्टअप किया। ऐसा स्टार्टअप तो हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इसलिए आप आईएएस अगर बनना चाह रहे हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं, आईपीएस बनना चाह रहे हैं, जो भी, सबसे पहले स्पष्ट होना चाहिए कि दरअसल आप क्यों ऐसा चाहते हैं और क्या देश को सच में इसकी जरूरत है। आपके चाहने में और देश के चाहने में एक समानांतरता का भाव है, समन्वय का भाव है या विरोध का भाव है? ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, अगर यहां से बात शुरू करें? बहुत आश्चर्य की बात है कि ब्यूरोक्रेसी का संबंध केवल सिविल सेवाओं से नहीं होता है। ब्यूरोक्रेसी हर जगह होती है। जो भी सिस्टम अपने आप में थोड़ा सा बड़ा होने लगता है उसको ब्यूरोक्रेसी चाहिए होती है। जैसे वह कॉलेज है, एक बड़ा सिस्टम है। इस कॉलेज में मेरा ख्याल है कम से कम 200 के आसपास टीचर्स काम करते होंगे, शायद इतने ही नॉन टीचिंग स्टाफ भी काम करते होंगे। अब एक बड़ा सिस्टम बन गया। इस बड़े सिस्टम को चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तय करना पड़ेगा कि कौन क्या काम करेगा, किसके पास क्या अधिकार होंगे, कौन से नियम हैं, कौन से रेगुलेशन है, किन के तहत काम होगा। जो लोग यहाँ काम करेंगे सिर्फ यहाँ काम करेंगे, कहीं और काम नहीं करेंगे, फुल टाइम जॉब करेंगे। उनका प्रमोशन कैसे होगा, कितने कितने साल में होगा, उनके कार्य का मूल्यांकन कैसे होगा। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए जैसे ही आप ये सब सिस्टम्स खड़े करते हैं, इसी को ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही, या एक आप कह सकते हैं कि सिविल सर्विस सिस्टम सरकारी नौकरी के मामले में, नहीं तो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम कह सकते हैं कि होता है। कॉलेज ही क्यों, आपकी सोसाइटी निष्ठा। मैं यहां पर आया तो मैंने आते ही देखा कि बहुत सारे बच्चे सामने बैठे और 7-8 बच्चे सफेद कमीज और काली पैंट पहन के यहां खड़े हुए हैं। ये अलग से यूनिफॉर्म क्यों चाहिए होती है? इसलिए कि दूर से देख के पता लगे कि एक अधिकारी है। इस कार्यक्रम को अंजाम तक ले जाने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनके पास अधिकार भी हैं, शक्तियां भी हैं, उनकी एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म है, ताकि जब वो किसी बच्चे से कुछ कहें तो उस अधिकार का सम्मान करते हुए उस बात को मान लिया जाए। कोई और व्यक्ति कहेगा तो शायद उस बात को नहीं माना जाएगा। हमारे सामने पुलिस के 2 अधिकारी बैठे हैं, वर्दी में हैं। क्यों वर्दी चाहिए? ताकि उनके अधिकार को देखा जा सके। जब वो अपनी बात कहें तो समाज उस बात का महत्व समझे कि ये बात एक अथॉरिटी से आ रही है, कोई ऐसे ही नहीं कह रहा है। ब्यूरोक्रेसी हर चीज में चाहिए, खेल तक में चाहिए, खेल संघों में चाहिए, फिल्म में चाहिए, स्पोर्ट्स में चाहिए, हर चीज में चाहिए, और सरकार को भी चाहिए। अगर हम थोड़ा सा इतिहास देखें ब्यूरोक्रेसी का, तो पहले के सिस्टम्स क्या थे? मोनार्की थी, राजतंत्र था, कहीं कहीं धर्मतंत्र था। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा की मर्जी होती है, राजा को अधिकारी चाहिए। राजा ने एक दिन कहा कि चलो संगीत कार्यक्रम है, किसने बढ़िया गाना गाया और राजा ने क्या कहा, वाह क्या गाते हो, आज से तुम 50 गांव के मनसबदार हो गए। ये ब्यूरोक्रेसी है। आज से तुम ये हो गए, आज से तुम वो हो गए, यानी राजा जो चाहेगा वो होगा। इसलिए राजतंत्र के जमाने में सिविल सर्विस एग्जाम नहीं होते हैं। वहां ब्यूरोक्रेसी का फैसला राजा की मर्जी से होता है। उसका किस पे दिल आ गया, किस पे दिमाग आ गया, वो व्यक्ति
जिलाधीश हो जाएगा। धर्मतंत्र में, थियोक्रेसी में वही व्यक्ति कलेक्टर बनेगा या जज बनेगा जो धार्मिक ग्रंथों का ज्ञाता है, अध्येता है। लेकिन जब हम एक आधुनिक राज्य में आते हैं, जैसे भारत एक आधुनिक राज्य है, जैसे 1947 में हम आजाद हुए, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, हमने घोषित रूप से कहा कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतंत्र में भी हम रिपब्लिक हैं, जो इंग्लैंड आज तक नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारा राष्ट्र का प्रमुख भी इलेक्टेड होता है, न कि जन्म से बनता है। हम हैं रिपब्लिक, हमें गर्व है इस बात का। हमने ये भी कहा कि हम मूल अधिकार लिख के देंगे, जो अमेरिका जैसे कुछ देशों को छोड़कर आज तक कोई लिख के नहीं दे पाया है, पर हमने एक एक व्यक्ति को मूल अधिकार लिख के दिए। हमने ये भी कहा कि हमारा देश सभी धर्मों का सम्मान करेगा, सेकुलर होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर चलेगा। हमने डीपीएसबी में यह भी लिखा कि हमारा देश समाजवाद के रास्ते पर चलेगा और हम वेलफेयर स्टेट के रास्ते पर बढ़ेंगे, कल्याणकारी राज्य के रास्ते पर बढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान ब्यूरोक्रेसी का सेटअप हमारे देश में बनने लगा था। एग्जाम भी होने लगा था। एग्जाम के लिए 21 साल से कम उम्र में इंग्लैंड जाकर परीक्षा देकर पास होना होता था, जो भारत के आम आदमी के लिए असंभव था। लेकिन तब भी कुछ लोग गए, आईएएस बने, लौट के आए, आईसीएस उसमें बोलते थे। पर ब्रिटिश नौकरशाही का पर्पस क्या था? उनका पर्पस यह था कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो भारत के संसाधनों को लूटने खसोटने में हमारी मदद करें। यहाँ के संसाधन लूटें, इंग्लैंड लेके जाएं, और उसके लिए जो सबसे योग्य लोग हैं वो यहाँ के कलेक्टर बनेंगे, आईसीएस बनेंगे। वो लाट साहब थे, वो सिविल सेवक नहीं थे, वो समाज सेवक नहीं थे। और लाट साहब होने का मतलब है कि मैं समाज से ऊपर हूं, मैं एक अफसर हूं और तुम क्या मेरे सामने, तुम तो बहुत छोटे हो। उनका उद्देश्य एक्सप्लॉइट करना था, समाज को परेशान करना था, समाज से संसाधन छीनना था। और इसलिए जब आप देखेंगे कि प्राचीन राजतंत्रों में या ब्रिटिश शासन के दौरान जब ब्यूरोक्रेसी के दृष्टांत मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं, तो उससे हमें घबराहट होती है। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं, आपके प्रिंसिपल मैडम भी हिंदी साहित्य की अध्यापक हैं। हिंदी साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें कवियों की कविताओं में ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जिससे पता लगता है कि ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती थी उस दौर में। सूरदास जैसा कवि जिसकी ख्याति केवल और केवल वात्सल्य के कवि के रूप में है। दुनिया कहती है कि सूरदास का मतलब है वात्सल्य का कवि, प्रेम का कवि, भक्ति का कवि। पर वो कवि अपने समय की ब्यूरोक्रेसी पर कितने कमेंट्स कर रहा था, इस पर नजर बहुत कम लोगों की जाती है। सूरदास एक गरीब आदमी थे, माना जाता है कि वो अंधे भी थे, ब्लाइंड भी थे, देख नहीं सकते थे, दृष्टिहीन थे। दिल्ली से थोड़ा बढ़ेंगे अगर आप, फरीदाबाद के आगे बल्लभगढ़ के पास एक जगह है सीही नाम की, वहां रहते थे वो। एक जिक्र मिलता है और ये बात है 16वीं सेंचुरी की, संभवतः अकबर के शासन के समय की बात है, या अकबर के एकदम बाद की बात हो सकती है, उसी दौर की बात लगभग है। टैक्स होता था दस्तक, दस्तक एक टैक्स का नाम भी था और टैक्स की वसूली के सिस्टम का नाम भी दस्तक था। सूरदास से टैक्स मांगा गया, उस गरीब आदमी के पास शायद उस साल फसल वसल नहीं हुई होगी, जो भी स्थिति होगी, वो टैक्स देने की हालत में नहीं थे। उसके बाद सरकार के कुछ लोग आए, जिसको आजकल हम बोलते हैं गस्टेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी। वो कौन होता है? जिसके पास एक स्टैंप होती है